दोस्तों, दुनिया कहती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम है, पर असली सच ये है कि ये दिमाग को कंट्रोल में रखने का गेम है। मार्केट कितना भी क्रेजी हो जाए, रेड ग्रीन कैंडल्स डांस करें और तुम फिर भी शांत रहो, बस यही स्किल है जो पैसे बनाती है। चलो, आपको एक कहानी सुनाते हैं। देखो, एक लड़का था ईथन पार्क, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे तुम हो या मैं हूं। कोई लैम्बोर्गिनी नहीं, कोई रोलेक्स नहीं, बस एक पुराना लैपटॉप, सस्ती कॉफी और $5000 का अकाउंट, यही सब कुछ था। मार्केट में उसका सवाल बहुत सिंपल था कि मैं खुद को बर्बाद होने से कैसे बचाऊं। फिर एक दिन आया जब एक ही ट्रेड में उसके 22% उड़ गए। गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेशन हुई और फिर उसने एक अलग डिसीजन लिया। सारे इंडिकेटर्स डिलीट कर दिए। RSI गॉन, MACD गॉन, EMA गॉन, बस कैंडल्स रह गई, बस वॉल्यूम। लोग सोचते थे कि वो पागल हो गया है, पर उसे पता था कि ये सही मूव है। फिर वो पुराने चार्ट्स खोलने लगा। 2013 का टेस्ला, 2016 का शॉपिफाई, 2019 का एनवीडिया। हर दिन वही चार्ट्स बार बार देख रहा था। जबकि बाकी लोग नई स्ट्रैटेजीज ढूंढ रहे थे, ईथन बस उन्हीं को देख रहा था, 100 बार, 1000 बार। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वो समझने लगा कि मार्केट कैसे काम करता है, कब वॉल्यूम ड्राई हो जाता है ब्रेकआउट से पहले, कब छोटे छोटे हायर लोज आते हैं, कब वीक ट्रेडर्स बड़ी मूव्स के ठीक पहले भाग जाते हैं। ये बैक टेस्ट नहीं था, ये उसके दिमाग की ट्रेनिंग थी। फिर उसे एक बात समझ आई, जब भी कोई चार्ट बहुत परफेक्ट और क्लियर दिखता है, मतलब भीड़ पहले से लेट हो चुकी है। सेटअप का बेस्ट हिस्सा तो ऑलरेडी मिस हो चुका होता है। तो ईथन कंफ्यूजन में एंट्री नहीं लेता था, वो कन्विक्शन पर लेता था। और अगर कोई ट्रेड अंदर से गलत लगे तो चाहे चार्ट कितना भी अच्छा दिखे, वो उसे नहीं लेता। यहीं से ईथन को रियल ट्रूथ समझ आया। ट्रेडिंग मार्केट को हराने का खेल नहीं है, यह खुद को हर दिन कंट्रोल करने का खेल है। मार्केट कैंडल्स बनाता है, वॉल्यूम पैटर्न्स दिखाता है, प्राइस स्ट्रक्चर बताता है, पर असली सवाल यह है दोस्तों, क्या तुम उसे सुन रहे हो या अपनी इमोशन सुन रहे हो? ईथन चार्ट को ऐसे पढ़ता था जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट लोगों को पढ़ता है। सिग्नल्स नहीं, इमोशंस देख रहा था। लोगों की हिचकिचाहट, उनका डर, उनका लालच, सब कुछ। और फिर उसे एक बात क्लियर हुई, चार्ट्स रैंडम नहीं होते, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये समय, प्राइस और वॉल्यूम में छुपी हुई इमोशंस का एक फिंगरप्रिंट होता है। क्लीन ट्रेंड वाले स्टॉक्स, कम नॉइज, सुथरा स्ट्रक्चर, यही बड़े प्लेयर्स को पसंद आता है। मेसी चार्ट्स पैनिक, कंफ्यूजन, रिटेल की चिलपोन से भरे। ईथन ने उन्हें केओस चार्ट्स कहना शुरू कर दिया और वो उन पर नहीं जाता था। उसे सिर्फ एक तरह की मूव्स पसंद आईं, साइलेंट स्ट्रेंथ वाली मूव्स, जो शोर नहीं करती, बस क्वाइटली बिल्ड होती हैं, जिनकी रिस्क साफ हो, स्ट्रक्चर क्लियर हो, वॉल्यूम सही हो। और जब वो ट्रेड लेता था तो वो 100% मैकेनिकल होता था। टाइट स्टॉप्स, लॉजिकल एग्जिट्स, क्लियर रूल्स, क्योंकि अब उसके डिसीजंस एक्चुअल प्राइस बिहेवियर पर बेस्ड थे, किसी कलर्ड लाइन पर नहीं। उसके रूल्स बहुत सिंपल थे। पहला, सिर्फ वही स्टॉक्स जिनकी वीकली स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ हो। दूसरा, वीवैप रिक्लेम पर एंट्री, लेकिन सिर्फ तब जब वॉल्यूम साथ हो। तीसरा, अगर कोई चार्ट अंदर से गलत लगे तो छोड़ दो, बाकी सब सेकेंडरी था। और दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि इंडिकेटर्स हटाने से वो कम मैकेनिकल हो गया, तो बिल्कुल गलत। असल में वो और ज्यादा मैकेनिकल हो गया, क्योंकि अब उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई कलर्ड लाइन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं था। सिर्फ सच था, प्राइस, वॉल्यूम और उसका पेशेंस। तो याद रखो, मार्केट हर दिन नया सवाल फेंकेगा, कैंडल्स डांस करेंगी, लॉसेस आएंगे, डाउट्स होंगे, पर असली एज तुम्हारा दिमाग है। ट्रेडिंग मार्केट को हराने का खेल नहीं है, ये खुद को हर दिन कंट्रोल करने का खेल है। ईथन ने समझ लिया, अब तुम भी समझ गए। उसने एक चीज समझी, हेजिटेशन इक्वल्स फीडबैक। अगर मन साफ नहीं तो चार्ट भी साफ नहीं, और अगर चार्ट साफ नहीं तो ये ट्रेड तुम्हारा नहीं है। फिर जो हुआ, उसने खुद ईथन को हैरान कर दिया। विन रेट बढ़ गई, टेंशन कम हो गई, पेशेंस बढ़ी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे मार्केट से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं थी। वो वही लेता था जो चार्ट सच में दे रहा होता था, ना कि जो वो चाहता था कि दे। और उसके बाद वो हमेशा कहता था कि मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना, मुझे बस वो पल पहचानना है जब मार्केट कहता है अब आ सकते हो। यही है बिहेवियर बेस्ड ट्रेडिंग की असली पावर। कोई फालतू नॉइज नहीं, कोई लेट सिग्नल नहीं, बस प्राइस इतना साफ बोलता है अगर तुम शांत होकर सुनो तो।
दोस्तों, ईथन कभी सिर्फ इसलिए बाई क्लिक नहीं करता था क्योंकि चार्ट अच्छा दिख रहा था। वो वेट करता, देखता और सही पल पर एकदम क्लियर एंट्री लेता, बिना कोई हड़बड़ी के। बाकी लोग ब्रेकआउट पर भीड़ की तरह कूदते थे, दिल धड़धड़ाता, फुल साइज पोजीशन, जैसे यही जिंदगी का आखिरी ट्रेड हो। ईथन वो हर ट्रेड ऐसे लेता था जैसे कोई स्नाइपर अपनी पोजीशन सेट कर रहा हो, शांत, सटीक, धैर्य से भरा हुआ। उसके लिए एंट्री मतलब सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये कंट्रोल का एक स्टेटमेंट था। वो कभी फुल साइज से शुरू नहीं करता था। पहले छोटी स्लाइस 25 से 30%, इतना कि डिटेल्स साफ दिखें, पर कम की अगर मिस्टेक हो तो बहुत नुकसान ना हो। पहली एंट्री उसे सब बता देती, क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, क्या पुल बैक स्मूथ है, क्या ब्रेकआउट इमोशन से चल रहा है या स्ट्रक्चर से। अगर नहीं तो कट, बस सीधा, बिना ड्रामा। अगर ट्रेड चल रहा है, वी वैप के पास सेट हो रहा है, डिप्स खरीदे जा रहे हैं, स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो वो धीरे धीरे ऐड करता। फुल साइज वो कभी लेता नहीं था, मार्केट से कमाता था। हर ऐड वैलिडेट होता था बिहेवियर के बाद। वो एक्सपेक्ट नहीं करता था, वो प्रूफ देखता था, और जब मिलता तो लेयर पे लेयर पोजीशन बनती जाती। ईथन कहता था, तुम शेकिंग की नींव पर कोई टावर मत बनाओ। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये खुद को बचाने की बात थी। ज्यादातर लोग पहली ही कैंडल पर पूरा दांव लगा देते हैं। प्राइस ऊपर जाता है, वे भी एक्साइटेड हो जाते हैं, एवरेज घटाते हैं, फिर फंस जाते हैं, या फिर ठीक उसी वक्त बाहर निकल जाते हैं जब असली मूव शुरू होता है। ईथन ये खेल नहीं खेलता था। उसने एंट्री ऐसी बनाई थी कि अगर गलत भी हो जाए वो बच जाए, कैपिटल बचा रहे, एनर्जी बचा रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका दिमाग साफ रहे। यही क्लियर माइंड उसकी असली पावर बन गई। ट्रेडिंग टाइमिंग का खेल नहीं है, ये रिकवरी स्पीड का खेल है। उसके स्नाइपर स्टाइल स्केलिंग की वजह से उसे बड़े घाव से नहीं उभरना पड़ता था, बस छोटे पेन फ्री कट्स। हर कट से वो सीखता था, और वही सिस्टम बुरे ट्रेड्स को काटता था और अच्छे ट्रेड्स को बढ़ाता था। जब कोई स्टॉक सही बिहेव करता और कंफर्म करता, ईथन पहले से ही अंदर होता, तैयार, फोकस्ड। स्मॉल पोजीशन उसे डायरेक्शन दिखाती, आगे बढ़ना है या नहीं। वो रिएक्ट नहीं करता, वो पार्ट लेता था। जब ब्रेकआउट आता, वो तब फुल साइज में होता, स्ट्रक्चर्ड, कूल, ट्रेंड। एक बार किसी ने पूछा, तुम कैसे जानते हो किस ब्रेकआउट पर ट्रस्ट करना है? ईथन बोला, मैं ब्रेकआउट पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं अपने सिस्टम की रिस्पॉन्स पर ट्रस्ट करता हूं। वो चाहता था कि प्रोसेस खुद उसे कंट्रोल करे, उसकी इमोशंस नहीं। चलिए दोस्तों, थोड़ा उसके जर्नल के बारे में भी जान लेते हैं। उसका स्केलिंग जर्नल सीक्रेट था। एंट्री 52.30, लो वॉल्यूम प्रोब। एंट्री 2 53.10, रेंज हाई रिक्लेम प्लस वॉल्यूम। एंट्री 3 54.60, ब्रेकआउट कंफर्म प्लस सेक्टर लीडर, फुल साइज। 3 एंट्रीज, 3 कंफर्मेशंस, कोई घबराहट नहीं। हर लाइन के पीछे रॉ डिसिप्लिन थी, फेलियर से बनी, रूटीन से शार्प और कामली अप्लाइड। उसके लिए पोजीशन साइज कोई बटन नहीं था, ये चार्ट और उसके बीच एक कॉन्वर्सेशन था। पेशेंस वर्सेस प्रूफ, अग्रेशन वर्सेस कंट्रोल। ईथन को हफ्ते में 10 ट्रेड्स नहीं चाहिए थे, उसे कुछ अच्छे ट्रेड्स चाहिए थे। और जब वो एग्जीक्यूट करता तो क्लैरिटी, कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ करता। वो कहता, तुम ट्रेड इसलिए नहीं करते कि तुम्हें एक्शन चाहिए, तुम तब ट्रेड करते हो जब चार्ट तुम्हें कॉल करे, और तब उसे ऐसे हिट करो जैसे ये तुम्हारी आखिरी बुलेट हो। ईथन रेड कैंडल से डरता नहीं था। उसे डर था कि कहीं वो ऐसा ट्रेडर ना बन जाए जो उन रेड कैंडल्स को हैंडल ही ना कर पाए। असली पैसे लगते हैं, दिल हर टिक पर धड़कता है, तब सोचने का टाइम नहीं रहता। तो उसने एक सख्त रूल बनाया, कभी भी अपने अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क मत लेना, ना 2%, ना 1.5%, बस 1%, फाइनल। चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट दिखे, रिस्क सिर्फ 1%। शुरू में ये कंजर्वेटिव लगेगा, पर उसने देखा कि बड़े साइज लेने वाले आगे चलकर अक्सर सब हार जाते हैं। आखिर में लॉस सिर्फ पैसा नहीं होता, दिमाग भी टूट जाता है। ईथन साइजिंग को इमोशनल न्यूट्रलिटी के हिसाब से सेट करता था। अगर साइज इतना छोटा है कि तुम शांत रह सको, तो तुम प्लान फॉलो कर पाओगे, सही एग्जिट कर पाओगे, फिर से एंट्री कर पाओगे। यही कंसिस्टेंसी की है। दोस्तों, उसका फॉर्मूला सिंपल था, अकाउंट साइज इंटू 1% डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस इक्वल्स पोजीशन साइज। स्टॉप बड़ा तो साइज छोटा, स्टॉप छोटा तो साइज थोड़ा बड़ा, पर रिस्क हमेशा 1%। स्केलिंग का मतलब था कि पहली एंट्री अक्सर 1% से भी कम होती, बस ब्रीदिंग रूम, ऑप्शंस खोलने के लिए।
ईथन लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, स्लिपेज सब ध्यान में रखता था। अगर स्टॉक में डेली सर्कुलेशन कम था या बहुत थिन था तो वो स्किप कर देता या साइज घटा देता। उसने कभी मार्केट की लिक्विडिटी खुद नहीं मनाई। उसने कभी अपनी आइज विंस के बाद क्लोज नहीं होने दी। विन भी आए तो रिस्क सेम रहता। कॉन्फिडेंस लोगों को बड़ा साइज लेने पर फोर्स करता है, ह्यूमिलिटी उन्हें अलाइव रखती है। इसलिए ईथन आगे बढ़ा जबकि कई लोग गायब हो गए। दूसरे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते थे, ईथन रिग्रेट मिनिमाइज करना चाहता था। वो क्लैरिटी को कंपाउंड करता था। चलिए अब समझते हैं पोजीशन साइजिंग को। दोस्तों, ओवर साइजिंग सिर्फ पैसे नहीं चुराती, वो तुम्हारी विजन भी चुरा लेती है। जब साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट में चला जाता है। तुम सोचना छोड़कर रिएक्ट करने लगते हो। विनर्स जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लूजर्स लाल ट्रेड पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर मार्केट से मिन्नतें करने लगते हैं कि बचाओ, और जिस दिन तुम मिन्नत करते हो समझ लो तुम टूट चुके हो। ईथन ने कभी उस स्टेट से ट्रेड नहीं किया और करेगा भी नहीं। उसका 1% रूल सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक लाइन थी। वो लाइन जो उसे उस ब्रोकन ट्रेडर से अलग रखती थी जिसे मार्केट हर दिन बनाने की कोशिश करता है। जब और लोग थककर जल जाते थे, ईथन उतना ही शांत, उतना ही क्लियर दिमाग से चलता रहा। वो 10 ट्रेड बैक टू बैक ले सकता था और फिर भी लाइट, फोकस्ड, क्लियर महसूस करता था। कोई भी ट्रेड उसे डिफाइन नहीं करता था, ना जीत, ना हार, ना वो जो मिस हुआ। हर ट्रेड उसके सिस्टम की एक ब्रिक था, एक ऐसे सिस्टम की जो गिरने के लिए नहीं, हमेशा खड़े रहने के लिए बना था। लोग सोचते हैं बड़ा रिस्क तो बड़ा रिटर्न। ईथन जानता था छोटा, संकस्टेंट, कंट्रोल्ड रिस्क ही तुम्हें उतने समय तक अलाइव रखता है कि तुम्हारी एज असल में काम कर सके। उसे सही होने की चिंता नहीं थी, उसे कल भी यहां होने की चिंता थी, अगले हफ्ते भी, अगले साल भी। उसका अकाउंट रॉकेट की तरह नहीं उड़ता था, वो सीढ़ियों की तरह बढ़ता था, धीमे, स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल कदमों से। जब रिस्क फिक्स्ड होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है, दिमाग स्टेबल रहता है और तुम्हारी एज खुलकर ब्रीद करती है। ईथन को अनब्रेकेबल बनाने वाली चीज कोई सीक्रेट एंट्री नहीं थी, कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं था, बस एक रूल, 1% रिस्क हर सिचुएशन में। यही रूल उसकी कैपिटल को नहीं, उसके दिमाग को भी बचाता था। ईथन रोज खुद से यह नहीं पूछता था आज कौन सा स्टॉक खरीदूं, वो पूछता था पैसा कहां जा रहा है, दूसरों को दिखने से पहले। जब बाकी लोग टिकर्स के पीछे दौड़ रहे थे, वो स्टोरीज के पीछे भागता था। कैपिटल रोटेशन, अमर्जिंग थीम्स और वे कहानियां जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वो जानता था स्टॉक्स भीड़ में चलते हैं, अटेंशन से, बिलीफ से, लिक्विडिटी से। इसलिए उसने रैंडम स्कैनिंग छोड़ दिया। वो सेक्टर स्कैन करता था, एआई, बायोटेक, सोलर, सेमीकंडक्टर्स, जैसे कोई डिटेक्टिव लीड्स जोड़ रहा हो। उसे सीएनबीसी के चिल्लाने का वेट नहीं था, वो प्राइस और स्ट्रेंथ को शांत, ऑनेस्ट तरीके से कहानी कहते हुए सुनता था। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले वो अपना थीम बोर्ड खोलता, एसएमएच सेमीकंडक्टर्स, टेन सोलर, एक्सएलई एनर्जी, एक्सएलवी हेल्थ केयर, एआरके इनोवेशन। वो सिर्फ ग्रीन कैंडल्स नहीं ढूंढता था, वो देखता था कौन थीम लंबी टाइम से आउट परफॉर्म कर रही है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। उसकी एज थी असली स्ट्रेंथ पकड़ना, जहां कई स्टॉक्स एक साथ हाई बना रहे हों, जहां अटेंशन नहीं कैपिटल फ्लो हो। बाकी लोग थीम तब देखते जब बहुत लेट हो चुकी होती। ईथन पहले से लीडर्स पहचान चुका होता और उन क्वाइट नेम्स को भी नोट कर रहा होता जो बड़े मूव से ठीक पहले जागते हैं। 2023 की शुरुआत में जब लोग डिबेट कर रहे थे कि एआई सच में ट्रेंड है या नहीं, ईथन ने देखा BigBear.ai ने लेवल तोड़ा, फिर साउंड हाउंड हिली, फिर गुड फूड 2 दिन में डबल हो गया। फंडामेंटल्स कमजोर हो सकते थे, पर प्राइस, वॉल्यूम और पूरे सेक्टर में एक जैसा पैटर्न था। ये लक नहीं था, ये शुरुआती फुटप्रिंट्स थे, थीम का बर्थ। जब थीम्स लाइन में लगती हैं, एंट्री क्लियर दिखती है, ब्रेकआउट लंबा चलता है और रिस्क रिवॉर्ड क्रेजी हो जाता है। ये एक स्टॉक पकड़ना नहीं था, ये पूरी वेव पकड़ना था। उसका रूल, स्टॉक के पीछे मत भागो, अटेंशन के पीछे भागो, क्योंकि अटेंशन इक्वल्स टू कैपिटल और कैपिटल ही प्राइस को मूव करता है। ज्यादातर लोग एक कैंडल देखते हैं, ईथन पूरे सेक्टर का सीजन देखता था, कौन हॉट है, कौन कोल्ड है, किस में विंड चलने वाली है। अगर सेक्टर में कैपिटल नहीं घूम रहा होता तो वो सबसे ब्यूटीफुल चार्ट भी छोड़ देता था।
उसे A+ थीम में B+ सेटअप चाहिए था, डेड सेक्टर के A+ चार्ट से। हॉट थीम्स में पैसा कंपाउंड होता है, मोमेंटम बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंट एंट्रीज मिलती हैं। एक नेम थकता है तो दूसरा पिक करता है। वेव नहीं टूटती, बस बटन बदलता है। हर हफ्ते वो क्या करता? सेक्टर स्ट्रेंथ रेट करता, अमर्जिंग स्टोरीज नोट करता, वॉल्यूम स्पाइक्स देखता, स्मॉल कैप्स ट्रैक करता, क्योंकि वे लीडर से पहले हिलते हैं। दोस्तों, उसकी विस्पर लिस्ट थी, वो जगह जहां थीम बोलने से पहले फुसफुसाती है। इसे सिर्फ वही सुन पाते हैं जो नॉइस बंद करके देखते हैं। उसकी थीम लिस्ट बताती थी कहां देखना है, उसका सिस्टम बताता था कब मारना है। वो फियर से नहीं चलता था, फोमो से भी नहीं, वो प्रिसीजन से चलता था, क्योंकि थीम उसके साथ दे रही होती थी। थीम खत्म, ईथन साइड हो जाता था। न ट्रेड को फोर्स करता, न मोमेंटम से आर्ग्यू करता। उसे पता था ज्यादातर बड़े लॉसेज खराब चार्ट से नहीं आते, मरे हुए कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, और कॉन्टेक्स्ट ही असली चीज है। यही अलाइनमेंट उसके लॉसेस को छोटा रखता था, रिकवरी को फास्ट करता था, उसका कॉन्फिडेंस स्टेबल रखता था। वो हमेशा सही नहीं होता था, पर वो हमेशा करंट के साथ तैरता था, उसके खिलाफ नहीं। ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, उठती हुई वेव पकड़ने का खेल है। वो टिकर्स का हंटर नहीं रहा, थीम्स का सर्फर बन गया। मार्केट अब उसे वॉर जैसा नहीं, एक रिदम जैसा लगता था। हर ट्रेड से पहले वो खुद से पूछता था, क्या मैं इस ट्रेड को बिना हर कैंडल पर डाउट किए होल्ड कर सकता हूं? अगर आंसर नहीं, तो वो उसे छोड़ देता था, चाहे थीम हॉट हो, चाहे ब्रेकआउट ट्रेंडिंग हो। उसके लिए क्लीन चार्ट स्ट्रक्चर एक तरह का मेंटल इंश्योरेंस था, क्योंकि मेसी चार्ट मतलब मेसी डिसीजंस, और मेसी डिसीजंस किसी भी ट्रेडर को ब्रेक कर देते हैं। उसका रूल सीधा था, अगर चार्ट साफ नहीं, मैं छूता नहीं। क्लीन मतलब स्मूथ ट्रेंड, प्रिडिक्टेबल पुलबैक्स, कम ओवरलैप्स, कोई ट्रैप्ड विक्स नहीं, कोई फेकआउट्स नहीं। ऐसे चार्ट्स कहानी बताते थे, स्टेबल, ट्रस्टवर्दी, क्लियर। वो उन्हें इजी टू होल्ड कहता था, क्योंकि ऐसे चार्ट में फियर डिसॉल्व हो जाता है, हेजिटेशन पिघल जाती है। मेसी चार्ट्स, इरेगुलर विक्स, ओवरलैपिंग कैंडल्स, फेकआउट्स, वो उन्हें छोड़ देता था। और बिना स्केलिंग, न एज, न ग्रोथ, न कंपाउंडिंग। क्लीन चार्ट मतलब स्मार्ट मनी की प्रेजेंस, जहां कोई रियल प्लेयर कंट्रोल में हो, और ईथन बस उनके साथ राइड करता था। वो प्राइस ट्रेड नहीं करता था, वो बिहेवियर, स्ट्रक्चर और इंटेंशन ट्रेड करता था। मैं चार्ट से फाइट नहीं करना चाहता, वो कहता था, मैं उसके साथ फ्लो करना चाहता हूं। मेसी चार्ट्स लड़ाइयां होती हैं, क्लीन चार्ट्स कहानी होती है, जो धीमे धीमे फुसफुसाती है, भरोसा करो मैं तैयार हूं। और यही फुसफुसाहट ही उसका एंट्री सिग्नल था। दोस्तों, क्लैरिटी सिर्फ टेक्निकल नहीं, इमोशनल भी था। ज्यादातर ट्रेडर्स हारते इसलिए नहीं कि वे गलत होते हैं, वे हारते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं, हेजिटेट करते हैं, या उन ट्रेड्स को माइक्रो मैनेज करते हैं जो कभी ट्रस्टवर्दी लगे ही नहीं। ईथन इससे बचता था, ऑलमोस्ट रिलीजियस डिसिप्लिन के साथ। एक बार उसने एक बायोटेक सेटअप छोड़ा, थीम परफेक्ट, वॉल्यूम परफेक्ट, फिर भी छोड़ दिया। 2 दिन बाद 40% गिर गया। उसने डायरी में लिखा, एज ट्रेड छोड़ने में नहीं था, एज था अपने स्टैंडर्ड्स पर ट्रस्ट करने में, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। यही स्टैंडर्ड्स उसे सेंटर्ड रखते थे। क्लीन चार्ट इक्वल्स क्लीन एंट्री, क्लीन स्टॉप, क्लीन इनवैलिडेशन। ना गेसेस, ना नॉइस, बस क्लियर माइंड, काम ब्रेथ्स, शार्प एग्जीक्यूशन। उसका प्रिंसिपल, क्लीन चार्ट इक्वल्स क्लीन माइंड इक्वल्स क्लीन ट्रेड। यही था उसका असली अल्फा, क्योंकि क्लैरिटी फियर को एलिमिनेट कर देती है। मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है, बस लोग अपने खुद के नॉइज में उन्हें सुन नहीं पाते। ईथन ने नॉइज हटाया, स्ट्रक्चर चुना, और केओस में भी पीस पाई। ये स्ट्रैटेजी नहीं, एक मेंटल फ्रेमवर्क था। ईथन मार्केट से इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो ज्यादा स्मार्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका सिस्टम उसके नेचर से अलाइन था, और मार्केट उसे ब्रेक नहीं कर सकता था। वो राइट होने के लिए ट्रेड नहीं करता था, वो स्ट्रक्चर, थीम और अपनी मेंटल रिदम के साथ अलाइनमेंट में रहने के लिए ट्रेड करता था। वो सेटअप्स चेज नहीं करता था, वो उनके लिए रेडी रहता था। वो मोमेंटम प्रेडिक्ट नहीं करता था, वो मार्केट के इनविटेशन का वेट करता था। दोस्तों, उसके $5000 सिर्फ कैपिटल नहीं,
उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्राइस थे। ना कोई होली ग्रेल, ना कोई मैजिकल इंडिकेटर, ना कोई गुरु सिग्नल। मार्केट सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड देता है, अलाइनमेंट। खुद से पूछो, क्या तुम वो सिस्टम ट्रेड कर रहे हो जो तुम्हें फिट करता है, या वो जो तुमने कॉपी किया है? क्या तुम स्ट्रक्चर देखकर स्केल करते हो या फियर देखकर? क्या तुम ग्रो करने के लिए रिस्क लेते हो या सिर्फ अलाइव फील करने के लिए? ट्रेडिंग नॉलेज की एग्जाम नहीं है, ये प्रेशर में आइडेंटिटी की एग्जाम है। जब तक तुम अपनी लिमिटेशंस का रिस्पेक्ट नहीं सीखते, कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें मार्केट से नहीं बचा पाएगा। अगर तुम अभी भी ट्राई कर रहे हो, पेन के बीच भी काम रहने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो, शायद तुम तैयार हो रनिंग छोड़ने के लिए और बिल्डिंग शुरू करने के लिए। क्योंकि एज कभी चार्ट में नहीं था, वो हमेशा तुम में था, हर ट्रेड के भीतर। अगर ये स्टोरी तुम्हें टच किया तो इस जर्नी में वेलकम है। क्लीन ट्रेड करो, काम ट्रेड करो, ऐसे ट्रेड करो जैसे ये सिस्टम तुम्हारे लिए ही बना हो। थैंक यू।